हे गाइस, आप सभी को हमारे YouTube चैनल लीगल माइंडसेट जुडिशरी पे स्वागत है। और आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है स्टूडेंट्स, और मुझे काफ़ी एक मोटिवेशन मिल रहा है वीडियो बनाने के लिए भी। और इसी तरीके से आप हमें प्यार देते रहिए, राइट, जिसके वजह से हम और भी अच्छा वीडियो आपके लिए बनाते रहें। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि अब हो चुका है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ठीक है, तो आज ये इंट्रोडक्शन क्लास है, बीएसए का पहला क्लास है, जिसमें हम आपको बता दूं इंडियन एविडेंस एक्ट जो है, ठीक है, इसका ये अब हो चुका है, क्या हो चुका है, ये हो चुका है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, राइट। तो हम बीएसए 2023 का ये क्लास, ये जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। ऑलरेडी आपको पता है हमारा बीएनएसएस का क्लास चल रहा है, राइट। और ये बीएनएसएस का देखोगे तो लेक्चर नंबर 18 तक मैं अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। ये रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, मतलब धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। और हमारे क्लास को कौन लोग देख सकते हैं, बताइए। हमारे क्लास को जुडिशरी के स्टूडेंट्स लोग देख सकते हैं, एलएलबी वाले देख सकते हैं, और बाकी जो नेट के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो लोग भी देख सकते हैं, राइट। और बाकी जिनको ज्ञान चाहिए, प्रोफेशनल नॉलेज चाहिए लॉ का, तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे जर्नी को और चलते हैं नोट्स पे। वैसे मैं नोट्स थोड़ा सा प्रिपेयर कर रखा हूँ ताकि लिखना कम पड़े। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, और ये हमारा पहला लेक्चर होने वाला है इंडियन एविडेंस एक्ट का। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो बहुत ही बेसिक लेवल से ले जाऊंगा मैं। अगर एक बार पढ़ चुके हो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को, देखते हैं कहाँ तक ये हमारा जो कारवां है चलता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, क्या नाम है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। एक सेकंड, इसको बस मैं, जी हाँ, ये हो गया, इसको इधर कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इसको जानने से पहले हमको कुछ बेसिक बातें समझनी पड़ेंगी। ये जो कानून है 2023 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि पहले इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करता था 1872 का, उसको जानने से पहले हमको कुछ बेसिक बात समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ही हमको बात समझ में आएगा। देखिए, हम लोग लॉ को मेनली दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। जो लॉ होता है, ठीक है, लॉ एज अ सिस्टम ऑफ रूल्स डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। हम लॉ को ब्रॉडली दो भागों में बांट सकते हैं, ठीक है, कानून को। एक होता है सब्सटेंटिव लॉ, क्या होता है, एक होता है सब्सटेंटिव लॉ, और एक होता है तुम्हारा, एक होता है सब्सटेंटिव लॉ और एक होता है प्रोसीजरल लॉ, ठीक है। सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है? सब्सटेंटिव लॉ वो लॉ होता है जिसमें आपका राइट्स बताया गया होता है कि एक इंडिविजुअल का क्या राइट्स होगा, उसका क्या ड्यूटीज़ होना चाहिए, उसका क्या ऑब्लिगेशंस होता है, उसका लाइबिलिटीज़ क्या है, ऑफेंस है तो ऑफेंस किसको कहेंगे, अगर ऑफेंस हो गया तो उसके लिए क्या पनिशमेंट देंगे। ये सब कौन से कानून में कहा जाता है? सब्सटेंटिव लॉ में। तो ऐसे कानून जिसमें राइट्स के बारे में बताए गए हों, जिसमें लाइबिलिटीज़ के बारे में बताए गए हों, ड्यूटीज़ के बारे में बताए गए हों, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सब्सटेंटिव लॉ बोलते हैं। जैसे एग्जांपल आपको पता होगा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट जब बनता है, कॉन्ट्रैक्ट किसे कहा जाएगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने से क्या राइट्स होगा, ठीक है, किसका राइट्स क्या बनेगा, किसका लायबिलिटीज़ क्या बनेगा, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हैं। उसी तरीके से आईपीसी में हम क्या पढ़ते हैं कि भैया अगर कोई बंदा ऑफेंस किया तो उसके लिए क्या उसको सज़ा मिलेगा। ये बीएनएस में अभी जो हो गया है, बीएनएस में है, समझ में आ रहा है। तो अगर कोई बंदा कोई ऑफेंस किया है तो उसको ऑफेंस कहेंगे या नहीं कहेंगे, पहले उस कैटेगरी में जा रहा है, ऑफेंस के कैटेगरी में या नहीं जा रहा है, उसके लिए हम लोग आईपीसी देखते हैं।
पनिशमेंट कितना मिलेगा अगर कोई बंदा चोरी किया, तो चोरी किसको कहा जाएगा, कहाँ पर डिफाइन है, आईपीसी यानी जो बीएनएस हो चुका है उसमें डिफाइन है। अच्छा, चोरी करने से क्या सज़ा मिलेगा, ये कहाँ पर डिफाइंड है, ये भी सब्सटेंटिव लॉ में ही डिफाइंड होता है, यानी आईपीसी बीएनएस में ही डिफाइंड है। तो यानी जो आईपीसी हुआ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हुआ, उसी तरीके से सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट तुम्हारा हो गया, या हिंदू मैरिज एक्ट हुआ, इंडियन सक्सेशन एक्ट हुआ, ये सारे कौन से कानून हैं, ये सारे सब्सटेंटिव लॉज हैं। मतलब ऐसे लॉ हैं जिसमें कुछ ना कुछ राइट्स, लाइबिलिटीज़, ऑब्लिगेशंस, ऑफेंसेस, पनिशमेंट के बारे में दिया गया होता है। ठीक है सर, समझ गए। उसी तरीके से एक होता है प्रोसीजरल लॉ। प्रोसीजरल लॉ का मतलब होता है ऐसा कानून जो कानून सब्सटेंटिव लॉ को अप्लाई करेगा। अच्छा, कि किस तरीके से भाई सब्सटेंटिव लॉ को अप्लाई किया जाएगा, वो एक प्रोसीजर बताएगा। प्रोसीजरल लॉ क्या है ना, वो एक प्रोसीजर बताएगा कि भैया सब्सटेंटिव लॉ को अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो प्रोसीजरल लॉ हमको क्या बताता है, हाउ टू अप्लाई सब्सटेंटिव लॉ, सब्सटेंटिव लॉ को अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, आप बता दिए कि भैया चोरी करने से 3 साल का सजा है, मान लो। तो अब चोरी करने से जो बंदा जिसके साथ चोरी हुआ है वो केस कैसे रजिस्टर करेगा, इन्वेस्टिगेशन कैसे करेगा, ठीक है, उसके बाद सबूत कैसे प्रेजेंट, ट्रायल कैसे चलेगा, फिर ट्रायल में सबूत कैसे प्रेजेंट किया जाएगा, ये सारा चीज़ कहाँ पर लिखा गया है, वो सारा चीज़ लिखा गया है तुम्हारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो अभी क्या हो चुका है, BNSS। ठीक है, सबूत देने के लिए ये भी प्रोसीजर है, इंडियन एविडेंस एक्ट, सबूत क्योंकि देना है। तो समझ में आया। तो प्रोसीजरल लॉ वो लॉ होता है जो आपके प्रोसेस को प्रेस्क्राइब करता है, एनफोर्सिंग द सब्सटेंटिव लॉ। सब्सटेंटिव लॉ को एनफोर्स करने के लिए क्या प्रोसीजर होंगे उसको ये बताता है कौन, प्रोसीजरल लॉ। समझ में आया। इट प्रोवाइड्स रूल्स फॉर कोर्ट्स टू फॉलो इन लीगल प्रोसीडिंग्स। ये बताता है वो सब रूल्स जिसको फॉलो करने पड़ते हैं किस में, लीगल प्रोसीडिंग्स में। समझ में आया। तो सब्सटेंटिव लॉ बताता है कि राइट्स, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशन, ऑफेंस, पनिशमेंट, बट सब्सटेंटिव लॉ को अप्लाई कैसे करेंगे उसका प्रोसेस, उसका प्रोसीजर कौन बताता है, प्रोसीजरल लॉ बताता है। जैसे एग्जाम्पल वही बताया, चोरी अगर किया तो चोरी किसको कहेंगे, आईपीसी में बताया गया है। लेकिन चोरी करने से प्रोसीजर कैसे चलेगा, कोर्ट में प्रोसीडिंग कैसे चलेगा, ये कहाँ पर है, सीआरपीसी में। एविडेंस कैसे देंगे, ये इंडियन एविडेंस एक्ट में। यानी ये जो तीनों कानून है, सीआरपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड, सीपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, ये प्रोसीजरल लॉ है। ये क्या बताते हैं कि भैया सब्सटेंटिव लॉ को किस तरीके से फॉलो किया जाएगा, किस तरीके से अप्लाई किया जाएगा। समझ में आया। अच्छा, अब देखो प्रोसीजरल लॉ जो होता है हम उसको और भी फर्दर 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। किसको, प्रोसीजरल लॉ को। ठीक है, एक होता है पार्ट 1, क्या होता है, एक होता है पार्ट 1, एक क्या होता है पार्ट 1। पार्ट 1 मतलब कुछ मतलब ऐसा नहीं है, एक होता है पार्ट 1, एक होता है पार्ट 2। पार्ट 1 में हम प्रोसीजरल लॉ में भी कुछ कुछ कानून ऐसे कानून होते हैं जिसमें आपका जो प्रोसीजर से डील करते हैं कि भैया कोर्ट में, ठीक है, कौन कौन से प्रोसीजर फॉलो होंगे उससे डील करते हैं। तो जैसे सीआरपीसी और बीएनएसएस हो गया, सीपीसी हो गया, ये आपका क्या है, ये आपका पार्ट 1 कैटेगरी में आ जाता है। और उसी तरीके से प्रोसीजर लॉ में और एक पार्ट होता है जिसमें ये रहता है कि भैया प्रूफ, मोड ऑफ प्रूफ कैसे होगा, सबूत कैसे लाया जाएगा, उसके लिए कौन सा कानून है, इंडियन एविडेंस एक्ट। समझ में आया। मतलब प्रोसीजरल लॉ में, प्रोसीजरल लॉ को भी 2 भागों में बांटा जाता है। एक वो पार्ट जो कि प्रोसीडिंग्स वगैरह किस तरीके से चलेगा कोर्ट में वो बताता हो, और ऐसा कानून जो एविडेंस कैसे देंगे वो बताता हो। तो प्रोसीजर कैसे चलेगा कोर्ट में उसके लिए अपना सीआरपीसी, सीपीसी है, और कोर्ट में एविडेंस कैसे दिया जाएगा उसके लिए कौन सा कानून है, इंडियन एविडेंस एक्ट। तो इसीलिए प्रोसीजरल लॉ को 2 भागों में फर्दर डिवाइड किया जाता है। समझ में आया। जी सर, आ गया। तो अभी तक क्या पढ़े, कानून कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। पहला सब्सटेंटिव लॉ, दूसरा प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ वो लॉ होता है जो आपको राइट्स, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशन ये सब बताता है। ऑफेंस क्या है बताता है, ऑफेंस करने से क्या सज़ा मिलेगा बताता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं वो बताता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट टूटने से क्या प्लेंटिफ को राइट्स, क्या उसको राइट्स मिला गया है। ठीक है, तोड़ने वाले जो ब्रीच करता है उसका क्या लायबिलिटी बनता है, वो सब दिया गया है। लेकिन अब कॉन्ट्रैक्ट टूटने के बाद सूट कैसे फाइल करेंगे, ये कहाँ दिया है, वो सीपीसी में दिया है। समझ में आ रहा है। ओके सर, समझ गए। यानी प्रोसीजरल लॉ एक प्रोसीजर बताता है कि सब्सटेंटिव लॉ को अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो ये सब प्रोसीजरल लॉ के एग्जांपल है, सीआरपीसी, सीपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट।
फर्दर हमने ये पढ़ा कि प्रोसीजर लॉ को और भी दो भागों में बांट सकते हैं। एक वो पार्ट जो सिर्फ प्रोसीजर बताता हो कि कोर्ट में जो प्रोसीजर फॉलो करेंगे, और एक वो पार्ट जो ये बताता हो कि एविडेंस कैसे देना है। ठीक है, तो एविडेंस के लिए इंडियन एविडेंस एक्ट यानी BSA है, और जो प्रोसीजर फॉलो करने के लिए कोर्ट में कौन सा है, अपना BNSS है। ठीक है, अच्छा ठीक है। अपना जो एविडेंस लॉ है ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है? ये सिविल में भी अप्लाई होता है, और ये सिविल प्रोसीडिंग्स में भी अप्लाई होता है, और ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में भी अप्लाई होता है। ये लिख लीजिए अच्छे से। अपना जो एविडेंस लॉ है ये सिविल प्रोसीडिंग्स में भी अप्लाई होता है और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में भी अप्लाई होता है। ठीक है, अगर मान लो A B का मर्डर कर दिया, तो मर्डर करने के बाद जब कोर्ट में केस चलेगा, प्रोसीडिंग्स चलेगा, तो उसमें जो एविडेंस दिया जाएगा वो इंडियन एविडेंस एक्ट यानी BSA का ही रूल सब अप्लाई होगा। उसी तरीके से अगर A और B के बीच झगड़ा चल रहा है ज़मीन को लेके, तो अगर A B पे केस कर देता है, सूट फाइल कर देता है, तो उसका प्रोसीडिंग्स भी जो चलेगा कोर्ट में, और उसके लिए जो एविडेंस दिया जाएगा वो भी इंडियन एविडेंस एक्ट का रूल ही अप्लाई होगा। समझ में आया? यानी ये दोनों प्रोसीडिंग्स में अप्लाई होता है। कहाँ कहाँ? सिविल में भी और क्रिमिनल में भी। समझ में आ रहा है? जी सर समझ में आ रहा है। ओके, आगे चलते हैं। अब थोड़ा हिस्ट्री ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस, अब थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं भाई। हमारा जो पहले हुआ करता था इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है, वो कैसे आया? और ये जो मैं लिखा हूँ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद करने चाहिए, जो कि प्रीलिम्स में आ सकते हैं। सबसे पहला देखो, सबसे पहला चीज़ जो फर्स्ट बुक था एविडेंस का, कौन सा? द फर्स्ट बुक ऑफ एविडेंस। फर्स्ट बुक ऑफ एविडेंस, पहला एविडेंस का बुक, सबसे पहला, दुनिया का पहला आप कह सकते हो। ठीक है, जो एविडेंस का सबसे पहला बुक था उसको कौन लिखा था? उसको लिखा था चीफ बैरन गिलबर्ट। याद रखो क्या नाम है? चीफ बैरन गिलबर्ट। चीफ बैरन गिलबर्ट। तो चीफ बैरन गिलबर्ट साहब जो थे वो एविडेंस का पहला किताब लिखे थे। ठीक है, जिसको कब प्रोड्यूस किया गया था, पब्लिश कब किया गया था? विच वॉज पब्लिश्ड इन 1756, 1756 में। 1756 में क्या हुआ था? ये बुक को पब्लिश किया गया था। समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ? ये हिस्ट्री के जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं आपको याद करने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके सर, ओके ठीक है। तो पहला एविडेंस का बुक जो था कौन लिखा था? ये प्रीलिम्स में आ जाएगा। द फर्स्ट बुक ऑफ एविडेंस वाज रिटन बाय हुम? चीफ बैरन गिलबर्ट। कब? 1756 में। 1756 में सबसे पहला एविडेंस का बुक लिखा गया था। कौन लिखा गया था? कौन लिखा था? लिखने वाला आदमी था चीफ बैरन गिलबर्ट। ठीक है, गिलबर्ट इस तरीके से याद कर लीजिएगा। और वो भी बुक उनके मरने के 30 साल बाद छपा। ओ माय गॉड, समझ रहे हैं? तो होता क्या है ना, दुनिया वाले, देखिए आप कभी भी कुछ चीज़ इंट्रोड्यूस करेंगे फर्स्ट टाइम तो दुनिया वाले उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन टाइम बीतने के बाद दुनिया वाले उसको, अगर आपके बातों में सच्चाई है, अगर कुछ चीज़ ऐसा है जो कि बहुत ही रेलिवेंट है, तो देर सवेर आपकी बातों को दुनिया वाले मानने ही लगते हैं। तो वही बात हुआ, जब ये बुक बनाए तो उनके बुक को तो कोई पूछा भी नहीं, लेकिन 30 साल बाद उनके मरने के उस बुक को पब्लिश किया गया 1756 में। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स है, इसको याद कीजिएगा। ठीक है सर। तो कौन लिखा था बुक सबसे पहला एविडेंस का? चीफ बैरन गिलबर्ट। ठीक है, उसके बाद अब इंडियन लॉ में किस तरीके से रिफॉर्म्स आया देखते हैं, सुनो। आफ्टर 1833 वेरियस रिफॉर्म्स वेर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया अलॉन्ग विद द लीगल चेंजेस इन इंग्लैंड। फिर क्या हुआ? 1833 के बाद बहुत सारा चेंजेस आया। कहाँ पर? इंग्लैंड में। जब इंग्लैंड में बहुत सारा चेंजेस आया लॉ के फील्ड में, तो उसी चेंजेस को इंडिया में भी इंट्रोड्यूस किया गया। कब? 1833 के बाद। ठीक है, फिर 1835 से 1853 में बहुत सारे कानून पास किए गए। ठीक है, इंडियन लेजिस्लेचर के द्वारा। फिर 1835 से 53 तक, देखो 35 का उल्टा 53। ठीक है, तो 1853 से 1835 से 53 तक बहुत सारे एक्ट्स, बहुत सारे कानून पास किए गए इंडियन लेजिस्लेचर के द्वारा, और इंट्रोड्यूसिंग द रिफॉर्म्स इन इंडियन लॉ ऑफ एविडेंस। ठीक है, और इंडियन लॉ ऑफ एविडेंस को भी उसी समय इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो जो इंडियन लॉ ऑफ एविडेंस था उसमें भी बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए गए। 1835 से 53 में बहुत सारे कानून बने, और उसी के बाद इंडियन लेजिस्लेचर में ने भी क्या किया, इंडियन लॉ ऑफ एविडेंस जो था उसमें भी बहुत सारा रिफॉर्म्स उन्होंने लाया। ठीक है, ये सबको बस आपको पढ़ लेना है एक बार। अच्छा, इसके बाद देखो,
इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 अभी है वो कौन बनाया था, उसके फाउंडिंग फादर कौन थे? इसको लिखो फाउंडिंग फादर, फाउंडिंग फादर। ठीक है, तो बहुत सारे चेंजेस होने के बाद ड्राफ्ट वाज प्रिपेयर्ड, तो बहुत सारा चेंजेस हुआ तो एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया। और ड्राफ्ट बनाने वाले आदमी कौन थे? सर फिट्स जेम्स स्टीफन, प्यार से हम बोलते हैं इनको जेम्स स्टीफन। क्या बोलते हैं? जेम्स स्टीफन। तो जेम्स स्टीफन भैया क्या किए, पहला ड्राफ्ट बनाए किसका? इंडियन एविडेंस एक्ट का। जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट का ड्राफ्ट कौन बनाया था? सर जेम्स स्टीफन भैया बनाए थे, जेम्स स्टीफन भैया बनाए थे, जो कि इनको फाउंडिंग फादर बोला जाता है। और ये 1871 में इंट्रोड्यूस किए, काउंसिल में 1871 में इंट्रोड्यूस किए, जो कि 15 मार्च 1872 में ये कानून बन गया। इंट्रोड्यूस किए 1871 में। 1871 में देखो, सबसे पहले जेम्स स्टीफन क्या किए, एक इंडियन एविडेंस एक्ट का ड्राफ्ट तैयार किए, उसको 1871 में काउंसिल में इंट्रोड्यूस कर दिए। फिर 1872 15 मार्च को ये एक कानून बन गया, पास हो गया मतलब। ठीक है, पास होने के बाद ये फोर्स में भी आ गया, एनफोर्स भी हो गया। कब से? 1 सितंबर 1872 से। तो इंडियन एविडेंस एक्ट को का फाउंडिंग फादर कौन है? जेम्स स्टीफन ने। कब इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने? 1871 में काउंसिल में इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन पास कब हो गया वो कानून? 15 मार्च 1872 में। और जिस ईयर पास हुआ उसी ईयर ये अप्लाई भी हो गया, यानी 1 सितंबर 1872 से ये मतलब एनफोर्स में भी आ गया। समझ में आ गया? ठीक है, ये इतना बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए इंडियन एविडेंस एक्ट का। ठीक है, तो सबसे पहला किताब कौन लिखा था? चीफ बैरन गिलबर्ट। कब लिखे थे? 1756 में। कितना साल बाद? मरने के 30 साल बाद। अच्छा, उसके बाद बहुत सारे रिफॉर्म्स आए, जिसकी वजह से इंडियन एविडेंस एक्ट में भी चेंजेस लाया गया। और पहला ड्राफ्ट जो बनाया गया जेम्स स्टीफन के द्वारा बनाया गया, और उन्हीं को फाउंडिंग फादर बोला जाता है एविडेंस लॉ का। ठीक है, और 1871 में वो पहला अपना ड्राफ्ट को इंट्रोड्यूस किए थे, जो कि 1872 15 मार्च 1872 को ये कानून बन गया, और 1 सितंबर से ये लागू भी हो गया 1872 से। समझ में आ गया? अब ये जो कानून था इंडियन एविडेंस एक्ट, अब ये रिपील हो चुका है, रिप्लेस हो चुका है। किसके द्वारा? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के द्वारा। कब से? 1 जुलाई 2024 से। ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? इसको अच्छे से लिख लो। मैं होगा तो PDF शेयर कर दूंगा, लेकिन PDF शेयर करने के लिए आपको मुझे व्हाट्सअप करना पड़ेगा। जी हाँ, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो कि सर PDF चाहिए। ठीक है, आपको क्लास कैसा लग रहा है उसके बारे में भी बताओगे। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, चलिए बता देता हूँ आपको। व्हाट्सअप नंबर है 7205141925। ठीक है, इसमें मुझे मैसेज करोगे तो मैं आपको PDF शेयर कर दूँगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, ओके सर, आगे चलते हैं। तो जैसे जैसे क्लास ख़त्म होगा मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा, बट आपको थोड़ा सा, आप पहले क्या करोगे? पहले फीडबैक दोगे कि आपको क्या लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ख़राब लग रहा है। उसके बाद आपका क्या सजेशन है, मैं सजेशन भी एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद मैं PDF आपको दे दूँगा जो लिखा हूँ। ठीक है, ये मेरा नंबर है और मेरा नाम है, मैं कितना बार बता चुका हूँ, MD शमशेर, मोहम्मद शमशेर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, 18 मिनट हो चुके हैं, हम लोग बेसिक चीज़ सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, आइए तो अभी हम पढ़े थे कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 वाला फाउंडिंग फादर कौन है वो बताओ पहले। फाउंडिंग फादर कौन है? जेम्स फिट्स जेम्स स्टीफन। आप प्यार से क्या बोलोगे? जेम्स स्टीफन। ठीक है, तो फाउंडिंग फादर कौन है? जेम्स स्टीफन है। अच्छा ठीक है, मुझे बताओ इंडियन एविडेंस एक्ट पुराना वाला कब बना था? 15 मार्च 1872। कब लागू हुआ था? 1 सितंबर 1872। ठीक है जी सर, यहाँ तक पढ़ लिए। अच्छा, ये जो नया एविडेंस एक्ट, ये जो नया कानून आया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है, इसको प्रेसिडेंट का एसेंट कब मिला था? ये कब
ये कानून बन गया, ये 25 दिसंबर क्रिसमस वाले दिन 2023 को ये क्या बन गया, बीएसए के बारे में बता रहा हूँ। बीएसए जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसको पूरा पढ़ो। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 रिप्लेस्ड एंड रिपील्ड बाय भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। बीएसए 2023 गॉट द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट इन 25/12/2023। तो बीएसए जो कानून था उसको प्रेसिडेंट का एसेंट कब मिला, 25 दिसंबर 2023 को। यानी 25 दिसंबर 2023 को एसेंट जैसे ही मिला, मतलब क्या हुआ, वो कानून बन गया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक्ट बन गया कब, 25 दिसंबर 2023 को। और अप्लाई कब से स्टार्ट हो गया, अप्लाई अभी बताया आपको कब से, 1 जुलाई 2024 से। ठीक है, तो गाइस समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। प्रेसिडेंट का एसेंट मिला है इसको 25 दिसंबर 2023 को, कौन सा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को। जैसे ही देखो होता क्या है, बता रहा हूँ आपको। ये बिल होता है, ये बिल जाता है लोकसभा में, पहले वहाँ पास हुआ, फिर राज्यसभा में पास हुआ, उसके बाद प्रेसिडेंट का साइन उसमें लगता है। प्रेसिडेंट जिसको बोलते हैं प्रेसिडेंट का एसेंट, प्रेसिडेंट का एसेंट जैसे ही मिल जाता है उस बिल को, अब वो बिल का नाम, अब वो बिल एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। ठीक है, समझे। तो अप्रूवल होने के बाद ये एक्ट बन जाता है। तो एक्ट, बिल पहले बिल रहता है, एक्ट बनने के लिए उसको इस फेज से गुजरना पड़ता है। और प्रेसिडेंट जैसे ही ठप्पा अपना लगा दिया तो वो कानून बन जाता है। तो यहाँ पर बीएसए का जो कानून है वो एक्ट कब बन गया, जब 25 दिसंबर 2023 को प्रेसिडेंट अपना साइन उसमें मार दिया। समझ में आ गया, ओके सर, ठीक है। इसके अलावा ये जो पॉइंट है इंडियन एविडेंस एक्ट, इसको अभी थोड़ा देर बाद डिस्कस करेंगे। ये क्या है, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या है अपना, वो लैक्स फॉरी है। क्या है, लैक्स फॉरी। ये क्या होता है डिटेल में बताऊंगा, कुछ टेंशन लेने का नहीं है। बस ये जो मैं लिखा हूँ उसको सीरियली आप लिख सकते हो, अगर क्लास देख रहे हो या फिर सुन लो, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इंडियन एविडेंस एक्ट में जो एविडेंस के बारे में बात किया गया है वो सिर्फ 2 ही टाइप के एविडेंस होते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में। यानी जो अभी भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया है, पूरे कानून में एविडेंस को 2 भागों में बांटा गया है। बस एविडेंस मतलब 2 टाइप का ही एविडेंस, या फिर ओरल या फिर डॉक्यूमेंट्री, खत्म। इंडियन एविडेंस एक्ट में एविडेंस को सिर्फ 2 भागों में बांटा गया है, एक है तुम्हारा ओरल एविडेंस, दूसरा है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, खत्म। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। इसको मैं समझाऊंगा बाद में, लेक्स फॉरी अभी आएगा, वो पूरा अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। बस ये समझो कि हमारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, ये जो एविडेंस का रूल है वो क्या है, वो लेक्स फॉरी है। ठीक है, ओके सर। अच्छा, अब पुराने वाले और नए वाले में क्या चेंजेस हुए हैं आइए समझते हैं। देखिए, पुराना वाला जो था इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 वाला था, जो कि अभी क्या हो गया 2023 भारतीय साक्ष्य अधिनियम उसका नाम हो गया है। ठीक है, पहले टोटल 167 सेक्शंस हुआ करते थे, अब 3 सेक्शन बस बढ़ गए हैं, 170 हो गए हैं। पहले चैप्टर्स हुआ करते थे 11, अब हो चुके हैं 12। ठीक है, बस इतना इसमें डिफरेंस आया है। बताओ, 1872 से 2023 बीएसए 2023 बन गया, 167 सेक्शन से 170 हो गया, 11 चैप्टर से 12 चैप्टर हो गया। और मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस आर ऑलमोस्ट सेम इन द बीएसए, ओनली सेक्शंस नंबर्स आर चेंज्ड। तो जो सारा सेक्शंस, मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस जो है ना भाई, मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस मतलब अंदर जो लिखे हुए कानून हैं वो सारे के सारे सेम है, बस नंबरिंग चेंज हो गया है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है सर, समझ में आ गया। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ एविडेंस के बारे में दिया है, इसको समझेंगे बाद में। पहले आओ इधर, कहाँ गया भाई? ठीक है, अभी समझो। ये जो अपना भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, प्रेसिडेंट का एसेंट अभी बताया था कब मिला था, 25 दिसंबर 2023 को, क्रिसमस वाले दिन। फोर्स में कब से आ चुका है, 1 जुलाई 2024 को। अच्छा, ये जो कानून है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये कितना नंबर कानून है? एक्ट नंबर 47 है, याद रखना। कितना नंबर है? 47। ठीक है, अच्छा, टोटल सेक्शंस अभी बताया था कितने हैं, 170। टोटल चैप्टर्स कितने हैं, 12। और टोटल पार्ट्स कितने हैं, 4 पार्ट है, 4, 12 और 170, ये याद रखिएगा। ये बीएसए का डिटेल्स है। एक्ट नंबर है 47, प्रेसिडेंट का एसेंट मिला था 25 दिसंबर 2023 को। फोर्स में कब से आया, मतलब कब से एनफोर्स हो गया, कब से लागू हो गया, 1 जुलाई 2024 से। और टोटल कितने इसमें पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं, 12 चैप्टर्स हैं और 170 सेक्शंस हैं। और ये कौन से
लिस्ट का पार्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है, लिस्ट 3 एंट्री नंबर इसका है 112। बस आपको ये डिटेल बस लिख लेना है, याद कर लेना है, बस इसमें कुछ समझाने का नहीं है, रट्टा मारने का है। ठीक है सर, समझ गए? समझ गए, ठीक है। आइए इसको समझते हैं और आज का क्लास, छोटा क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक है, चलिए मुझे बताओ इंडियन एविडेंस एक्ट क्या है इसमें से? लेक्स फोरी है, लेक्स लॉसी है, बोथ या फिर नन? लेक्स फोरी, लेक्स लॉसी या फिर बोथ या फिर नन? तो हमारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट यानी जो अभी BSA हो गया, भारत साक्ष्य अधिनियम, अब मैं BSA बस बोलूँगा। ठीक है, तो हमारा जो BSA कानून है वो क्या है? लेक्स फोरी है, लेक्स लॉसी है, बोथ है या नन है? तो हमेशा याद रखिएगा ये क्या है, क्या है ये? अभी बताया था लेक्स फोरी है। तो लेक्स फोरी मतलब क्या होता है, आइए समझते हैं। देखिए मुझे बताइए, पिंटू और पीटर, पिंटू है इंडिया का, पीटर है USA का। ठीक है सर, समझ में आ गया? पिंटू जो है इंडिया का है, पीटर है USA का, ये दोनों मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट किए। क्या किए? कॉन्ट्रैक्ट किए। कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे किए हैं? USA में बैठ कर किए हैं। पिंटू चला गया था USA, वहीं पर उन्होंने क्या किया, दोनों मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। ठीक है, USA में बैठ कर। ओके, बाद में इन दोनों के बीच क्या हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है कोई इशू को लेके। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है कि भाई जब भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो कहीं पर भी केस कर सकते हैं, मतलब पिंटू इंडिया में कर सकता है और ये USA में कर सकता है। ठीक है, मान लो पिंटू केस किया कहाँ पर? इंडिया में। जब इंडिया में केस किया तो उस केस में जब इंडिया में केस चलेगा तो एविडेंस लॉ USA का फॉलो होगा या इंडिया का फॉलो होगा? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जब पिंटू, क्योंकि पिंटू है इंडिया का, पीटर है USA का, केस ये किया है इंडिया में, तो लॉ एविडेंस को, एविडेंस देखने के लिए कौन सा कानून फॉलो करेंगे? USA का कानून फॉलो करेंगे कि इंडिया का कानून फॉलो करेंगे? समझ में आ रहा है? अच्छा, आप बोलोगे सर कॉन्ट्रैक्ट तो USA का है तो USA का करना चाहिए। नहीं भाई नहीं, रूल जो अपना लॉ ऑफ एविडेंस होता है वो लेक्स फोरी होता है। लेक्स फोरी मतलब लॉ ऑफ द लैंड, मतलब जहां पर केस चल रहा है उस कंट्री का लॉ फॉलो होगा, मतलब उस कंट्री का लॉ ऑफ एविडेंस फॉलो होगा जहां पर कानून चल रहा है। जिस कंट्री में केस चलेगा उस कंट्री का एविडेंस लॉ अप्लाई होगा। इन इंडिया इट इज BSA। समझ में आया? मतलब समझो यहां पर जो पिंटू है, पीटर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, भले ही USA में किया है, अगर पिंटू केस फाइल कर देता है कहाँ पर, अगर पिंटू अपना केस फाइल कर देता है इंडिया में, तो इंडिया में जब भी प्रोसीडिंग चलेगा, केस चलेगा, तो जो रूल अप्लाई होगा एविडेंस का जो कानून देखेंगे वो इंडियन वाला एविडेंस का कानून देखेंगे जो अभी BSA हो चुका है। BSA का कानून अप्लाई होगा, ना कि USA का अप्लाई होगा। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, USA में जो रूल चलता है उनका चलता है US एविडेंस लॉ, फेडरल रूल्स ऑफ एविडेंस बोलते हैं। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? जी से समझ में आ गया? कोई डाउट है क्या? तो वही चीज़ देखो यहाँ पर लिखा गया है, एक बार इसको देख सकते हो आप, स्क्रीनशॉट भी मार लेना। BSA इज कंसिडर्ड एज लेक्स फोरी विच मीन्स लॉ ऑफ द फॉरम। लेक्स फोरी का मतलब क्या होता है भाई? लेक्स फोरी मतलब लॉ ऑफ द फॉरम। लेक्स फोरी मतलब लॉ ऑफ द फॉरम, फॉरम मतलब कोर्ट। इन लीगल टर्म्स लेक्स फोरी मीन्स दैट लॉ ऑफ द कंट्री वेयर द प्रोसीडिंग्स टेक प्लेस। इसका मतलब ये है भैया, उस कंट्री का लॉ जहां पर प्रोसीडिंग्स चल रहा है, तो उस कंट्री का जो लॉ होगा वो गवर्न करेगा किसको? प्रोसीजरल मैटर्स को, इंक्लूडिंग द लॉ ऑफ एविडेंस। तो लॉ ऑफ एविडेंस को कौन गवर्न करेगा? जहां पर केस चल रहा है, जिस कंट्री में केस चल रहा है उस कंट्री का कानून लॉ ऑफ एविडेंस को क्या करेगा? गवर्न करेगा। ठीक है, दिस मीन्स whenever a case is heard in a particular country's court, the rules of evidence applicable in that jurisdiction will govern the admissibility। ठीक है, तो जहां पर केस चलेगा उस कंट्री का, जिस कंट्री में केस चलेगा उस कंट्री का रूल ऑफ एविडेंस हमको अप्लाई करना है, सीधा सा मतलब है। क्यों? क्योंकि जो रूल ऑफ एविडेंस जो होता है वो लेक्स फोरी होता है, जहां पर लॉ ऑफ द फोरम, जहां पर केस चल रहा है, जिस कंट्री में केस चल रहा है उस कंट्री का लॉ को फॉलो करना है। अगर इंडिया में केस चल रहा है तो इंडिया का रूल ऑफ एविडेंस फॉलो करेंगे। मान लो यहां पर पीटर जाके केस कर देता है USA में, तो उस वक्त कौन सा अप्लाई होता है एविडेंस रूल? USA का अप्लाई होता है। समझ में आ रहा है? जी सर, अब समझ गए। तो इसीलिए बताओ, जो रूल ऑफ एविडेंस होता है वो कौन सा लॉ होता है? लेक्स फोरी होता है या लेक्स लॉसी होता है? लेक्स फोरी होता है। लेक्स फोरी मतलब लॉ ऑफ द फोरम, जिस कंट्री में केस चल रहा है उस कंट्री का कानून फॉलो होगा रूल ऑफ एविडेंस को देखने के लिए।
ठीक है, मतलब इंडिया का कानून देखेंगे, इंडिया का लॉ ऑफ एविडेंस देखेंगे भाई कि इंडियन लॉ क्या बोलता है, एविडेंस क्या बोलता है। मतलब जब भी केस चलेगा तो जो सबूत दिया जाएगा, सबूत इंडियन कानून के हिसाब से दिया जाएगा, लॉ ऑफ एविडेंस के हिसाब से दिया जाएगा, इंडियन लॉ ऑफ एविडेंस के हिसाब से, ठीक है, ना कि यूएसए के हिसाब से। क्यों? क्योंकि केस इंडिया में फाइल हुआ है। अगर यूएसए में फाइल होता तो यूएसए के हिसाब से एविडेंस प्रोवाइड किया जाता, यूएसए का जो लॉ है उसके हिसाब से, ठीक है सर। और एक चीज़ होता है लेक्स लॉसी। क्या होता है? लेक्स लॉसी। लेक्स लॉसी का मतलब होता है लॉ ऑफ द प्लेस। क्या होता है? लॉ ऑफ द प्लेस। समझिए, लॉ ऑफ द प्लेस का मतलब होता है लॉ ऑफ द कंट्री वेयर द पर्टिकुलर एक्ट, जैसे कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट और क्राइम वाज कमिटेड। मतलब लॉ ऑफ द प्लेस मतलब जिस कंट्री में एक पर्टिकुलर एक्ट हुआ है उस कंट्री का लॉ फॉलो होगा। मतलब जैसे मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जिस कंट्री में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जिस कंट्री में जो पर्टिकुलर एक्ट हुआ था, जिस कंट्री में वो पर्टिकुलर एक्ट हुआ था, पर्टिकुलर एक्ट मतलब जैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कोई क्राइम घट गया, कोई टॉर्ट हो गया, तो उस कंट्री का लॉ देखेंगे, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ द प्लेस। फॉर एग्जांपल आप समझते हैं, देखिए मान लीजिए पिंटू, फिर से आ गया पिंटू हमारे पिक्चर में। पिंटू है इंडिया का और पीटर है यूएसए का। दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ बिजनेस को लेके, बाद में डिस्प्यूट्स अराइज हुआ और केस फाइल हुआ है यूएसए कोर्ट में। कहाँ पर फाइल हुआ? केस कहाँ फाइल हुआ है? यूएसए में। मुझे सबसे पहले बताओ, केस फाइल हुआ है यूएसए में, तो बताओ एविडेंस एक्ट कहाँ का यूज होगा, कहाँ का एविडेंस फॉलो होगा? बताओ मुझे। केस फाइल हो रहा है यूएसए में, अब बताओ कहाँ का अप्लाई होगा? इंडिया का? नहीं भाई नहीं, इंडिया का अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रूल ऑफ एविडेंस लेक्स फोरी है, जहां पर केस चलेगा वहां का अप्लाई होगा, यानी यूएसए का एविडेंस लॉ अप्लाई होगा। समझ में आ गया? ओके सर। लेकिन मुझे बताओ, ये दोनों के बीच जो डिस्प्यूट अराइज हुआ, उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट तो देखना पड़ेगा ना? जी सर बिल्कुल। मतलब उन दोनों के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ था वो कॉन्ट्रैक्ट तो देखना पड़ेगा। अब जब वो कॉन्ट्रैक्ट जब देखेंगे तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, कौन सा कानून उस कॉन्ट्रैक्ट को गवर्न करता है, उस कानून को रेफर करना पड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल। मतलब अगर ये दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कहाँ पर? ये इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इंडिया में, लेकिन केस फाइल हुआ है यूएस में। यानी यूएस में क्या होगा? यूएस का जो कंट्री है, मतलब यूएस जो है, यूएस का एविडेंस लॉ फॉलो होगा क्योंकि केस फाइल हुआ है यूएस में। इतना तो क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया? जी सर बिल्कुल। जब भी क्योंकि केस फाइल हुआ है कहाँ पर बताओ? केस फाइल हुआ है यूएसए में, तो रूल ऑफ एविडेंस कहाँ का यूज़ होगा? यूएसए का होगा। इतना बात क्लियर है, ठीक है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, केस को डिसाइड करने के लिए भी तो कानून देखना पड़ेगा ना, कि भाई ये जो इन दोनों के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है और वो कॉन्ट्रैक्ट को कौन सा कानून गवर्न करता है। तो उसके लिए हम कौन सा कानून देखेंगे? इंडिया का कानून देखेंगे कि यूएसए का कानून देखेंगे? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। तो बोलता है भाई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो होता है आपका वो लेक्स लॉसी है, यानी कॉन्ट्रैक्ट जहां बना था आप वहां का कानून देखोगे। यहां पर दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट कहां हुआ था? इंडिया में। यानी केस को डिसाइड करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को जब पढ़ा जाएगा, समझेंगे, तो रेफर कौन सा कानून करेंगे? इंडिया का करेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कहां पर हुआ है? इंडिया में हुआ है। समझ में आया? जी सर। अच्छा अब मुझे बताओ, ऑपोजिट करते हैं इसके सिचुएशंस को, ऑपोजिट कर देते हैं। मान लो ये कॉन्ट्रैक्ट होता यूएसए में और इंडिया में केस फाइल होता, तो क्या होता? अगर इंडिया में केस फाइल होता तो रूल ऑफ एविडेंस कहाँ का फॉलो होता? रूल ऑफ एविडेंस इंडिया का फॉलो होता, क्योंकि इंडिया में केस फाइल हुआ है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का प्रोविजन देखने के लिए हम कौन से लॉ को फॉलो करते हैं? यूएस लॉ को, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वहां पर ब्रीच हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट बना है वहां पर। समझ में आ रहा है? तो अगर उल्टा हो जाता सिचुएशन तो उस केस में सारा चीज़ उल्टा हो जाता। समझ में आया? जी सर आ गया समझ में। तो अब बताओ, तो यहाँ पर एक बार पढ़ो। सिंस द कॉन्ट्रैक्ट साइंड इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, सब्सटेंटिव लॉ गवर्निंग द कॉन्ट्रैक्ट विल बी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो यहाँ पर जो सब्सटेंटिव लॉ है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, बिकॉज लेक्स लॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स अप्लाइज मीनिंग लॉ ऑफ द प्लेस वेयर द कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड। तो यहाँ पर लॉ ऑफ द प्लेस, उस
जगह का लॉ देखेंगे जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बना है, ठीक है। सो द यूएस कोर्ट विल फॉलो द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ। यूएस कोर्ट क्या करेगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ, अरे भैया यूएस कोर्ट क्या करेगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को फॉलो करेगा, ठीक है, डिस्प्यूट को डिसाइड करने के लिए, बट इट विल यूज यूएस रूल्स ऑफ एविडेंस। लेकिन एविडेंस के लिए कौन सा रूल फॉलो करेगा, यूएस का, टू इवेलुएट द एविडेंस प्रेजेंटेड। समझ में आया, यानी क्या, यानी बात समझो, केस फाइल हुआ है यूएस में तो एविडेंस देखेंगे यूएस का, ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बना था इंडिया में तो इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखेंगे। अगर ऑपोजिट होता तो, अगर बताओ इफ केस फाइल्ड इन, बताओ इंडिया में अगर केस फाइल्ड होता तो क्या होता, रूल ऑफ एविडेंस किसका देखते, इंडिया का देखते, क्योंकि इंडिया में केस फाइल हुआ है। क्योंकि रूल ऑफ एविडेंस क्या है, लैक्स फोरी मतलब लॉ ऑफ द फोरम, जहाँ पर केस चल रहा है वहाँ का एविडेंस लॉ को फॉलो करना है। अच्छा, इफ केस फाइल्ड इन इंडिया बट कॉन्ट्रैक्ट मेड इन, कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू इन यूएस में अगर कॉन्ट्रैक्ट बना होता तो बताओ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट का लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ कहाँ का देखते, यूएस का देखते। समझ में आया, केस को डिसाइड करने के लिए। तो ये ऑपोजिट हो जाता, अगर केस इंडिया में फाइल होता तो इंडियन एविडेंस एक्ट देखते, यानी बीएसए देखते, और कॉन्ट्रैक्ट अगर वहाँ बना होता, कानून देखो इंडिया में कानून चलता, इंडिया में बीएसए अप्लाई करते, लेकिन लॉ देखते कॉन्ट्रैक्ट लॉ यूएस का, केस को डिसाइड करने के लिए। समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा एनर्जी लगता है ये सब बताने के लिए गाइस, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। मैं बहुत ट्राई किया हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम टाइप्स ऑफ एविडेंस पढ़ेंगे अच्छे से, पूरा एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। और हमारे लेक्चर्स को ज़रूर अप्रिशिएट कीजिए, इस एफर्ट्स को अप्रिशिएट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, और अच्छे से इसको पढ़ के आइएगा। टेक केयर एंड दिस इज सैम साइनिंग ऑफ।